नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। देश स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंग चुका है। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है और इसी अभियान के तहत आज दिल्ली में भारत मंडपम से इंडिया गेट तक एनडीए के सांसद तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा भारत मंडपम से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक जाएगी। ये तिरंगा यात्रा बाइक पर होगी और बाइक रैली के जरिए देशभक्ति और एकता का संदेश दिया जाएगा। तो ये तिरंगा यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कल बाकायदा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान को और आगे बढ़ाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि घर घर तिरंगा लहराया जाए और इसी का आज उदाहरण देखने को मिल रहा है दिल्ली की सड़कों पर। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त पूरी तरह तिरंगामयी हो गई है। अगर कहें तो एनडीए के जो सांसद हैं वो किस तरीके से बाइक रैली निकाल रहे हैं और ये बाइक रैली में हजारों की संख्या में लोग भी शामिल हुए हैं। पवन नारा इस वक्त हमारे साथ सीधा उस तिरंगा रैली से जुड़ गए हैं। पवन, ओवर टू यू। बिल्कुल गोनिका, इस वक्त अगर हम आप देखें तो इंडिया गेट पर हम मौजूद हैं। ये सर्कल पूरा करते हुए रैली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक जाएगी। तिरंगा जो पूरे भारतवासियों को एक सूत्र में बांधता है। आज क्या बुजुर्ग क्या नौजवान सब इस तिरंगे की शान में यहाँ आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो भी यहाँ से गुजर रहा है इंडिया गेट पर यहाँ सैल्यूट कर रहा है। बहुत से सांसदों को हमने यहाँ उतरते हुए देखा है। सब यहाँ पर आ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। सोचिए, तिरंगा रैली हो और सामने हमारे शहीदों का स्मारक हो। नेशनल म्यूजियम जो है हमारा शहीद स्मारक है वो यहाँ है, इंडिया गेट है। सामने देखिए सुभाष चंद्र बोस की वो प्रतिमा जिस पर सब सैल्यूट करने के लिए खड़े हैं। और यहाँ बड़ी संख्या में जो बाइकर इस रैली में शामिल हो रहे हैं, भले ही वो मंत्री हो, संतरी हो, अपने आर्म फोर्सेस के जवान हो या बाकी सब बाइकर्स हो, सब यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये इस वक्त यहाँ की तस्वीर है। अगर मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊं तो ये बाइक रैली मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खत्म होनी है, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो तिरंगा रैली के वक्त यहाँ अंदर मौजूद हैं और इंडिया गेट पर सबका स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आइए जरा आपको आगे लेकर चलते हैं। तो सांसद, मंत्री सब यहाँ तिरंगे पर हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने राइडर मनोज को कहूंगा थोड़ा तेज चलें, आगे चलें और एक के बाद एक देखिए। यहाँ युवा सांसद, बाइक अपने आप में एक आजादी का प्रतीक है और उसमें अगर तिरंगा हो, आजादी का जोश हो, उत्सव हो, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस बाइक रैली में न सिर्फ सांसद हैं, न सिर्फ मंत्री हैं, बल्कि आर्म्ड फोर्सेस के जवान भी इस बाइक रैली में हैं। थोड़ा तेज चलने के लिए कहूंगा मैं अपने राइडर को, ताकि हम रैली को पकड़ पाएं। और ये रैली जो है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर समाप्त होगी और वहीं पर सब सांसद जुटेंगे। हमने बहुत से राजनीतिक सवाल भी आज पूछे, लेकिन सभी की एक ही बात थी कि आज सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की बात हो, क्योंकि तिरंगा सबको एक सूत्र में बांटता है। जिस वक्त ये तिरंगा रैली निकल रही है उस वक्त उसके कुछ घंटे बाद या एक सवा घंटे बाद संसद चलनी है। तो देखना होगा जो तिरंगा एक सूत्र में सबको बांधता है, क्या वो तिरंगा यहाँ संसद में आज कोई चर्चा हो पाएगी या नहीं, क्योंकि संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार गतिरोध जारी हुआ है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले इस तरह की तिरंगा रैली देश भर में निकाली जा रही हैं, जिन्होंने देश में जोश का आह्वान किया है, जोश भरा है। और एक ऐसे समय में हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं जब हमारे देश में जेनजी आंदोलन हुआ है। जेनजी को अपीज करने के लिए, कहें कि प्रभावित करने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा है। जेनजी का एक सिंबल बाइक भी है, ये बाइक रैली भी है। लेकिन इस बाइक रैली को ये नहीं कहा जा सकता कि ये जेनजी के लिए की जा रही है और जेनजी आंदोलन हुआ है तो की जा रही है। इस तरह की बाइक रैली 2012 से बीजेपी ने शुरू की थी। 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसके बाद तिरंगा यात्रा एक आधिकारिक भूमिका में आया और उसके बाद हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। इस अभियान को पूरे देश में समर्थन मिला, क्योंकि तिरंगा किसी पार्टी का सिंबल नहीं है, तिरंगा भारत का सिंबल है। और हर घर तिरंगा अभियान को हर किसी ने दिल से स्वीकार किया। लोगों ने घरों पर तिरंगा लहराया
और आज हमें सांसद नवीन जिंदल को भी याद करना चाहिए, क्योंकि पहले तिरंगा घर पर लहराने का अधिकार नहीं था, उसके लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद आम नागरिक को अपने घर पर, गाड़ी में, बाइक पर तिरंगा लहराने की अनुमति मिली। और यही वजह थी कि हर घर तिरंगा, जो शुरुआत में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन जिसकी एक्सेप्टेंस स्थानीय स्तर पर लोगों को घरों में झंडा लगाते हुए दिखी, उसके बाद बहुत से क्रिटिक्स को यह समझ में आया कि ये राष्ट्र की वो भावना है जिसको सब एक सूत्र में स्वीकार करते हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा लगाओ, तो लोगों ने, जरूरी नहीं हर किसी ने जिसने तिरंगा लगाया वो नरेंद्र मोदी का समर्थक हो, लेकिन सबने तिरंगा लगाया। और उस अभियान की सफलता की ही बात है कि अब हर साल देश भर में तिरंगा रैलियां निकलती है। इस वक्त हम एक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन तिरंगा रैली में आए हुए बहुत से तिरंगे अभी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस वक्त सुबह ऑफिस आवर्स हैं, कोशिश ये थी कि जल्दी इस प्रोग्राम को किया जाए। उपराष्ट्रपति ने इस प्रोग्राम के लिए झंडी दिखाई और अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस रैली का समापन होगा। सबसे पहले तो आप सभी को भारत के 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की शक्ति का प्रतीक है, हमारी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है। और इसीलिए ये जो आज बाइक रैली आप देख रहे हैं, हमसे पहले जो पीढ़ी आई, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको नमन करती है। आज का जो युवा है और जो आने वाली पीढ़ी हमारे देश का भावी नेतृत्व भी है, हमारे देश का भविष्य भी है, उसको सेलिब्रेट करती है। स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था स्वप्न स्वतंत्र भारत का। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, जिसे इस देश का युवा इस संकल्प को सिद्धि तक निश्चित ले। तिरंगा यात्रा आज पूरे भारत में निकाली जा रही है और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आज ये चिंता कर रहे हैं कि घर में तिरंगा छत पर लगाने के लिए आ गया कि नहीं आ गया। ये तिरंगा हम सबकी पहचान है, हमारे देश की आन बान शान है और हमारे देश के शहीदों ने इसी तिरंगे के लिए अपने बलिदान दिया था। आज इस पीढ़ी का फर्ज बनता है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए देश को समर्पण करें और देश के लिए काम करें। इसलिए तिरंगा यात्रा हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है तिरंगे के लिए सबकी जिम्मेवारी बराबर है, सबका समर्पण बराबर है, तो तिरंगा यात्रा सबको निकालनी चाहिए। ये देश के लिए है, ये किसी एक व्यक्ति का आह्वान हो ही नहीं सकता, ये किसी एक नेता का नहीं हो सकता, ये देश के प्रति हमारा समर्पण है। विकसित करने के लिए, जुट जाने के लिए तिरंगा भारत, जो अतिरंगा, जो विविधताओं में बटे हुए भारत को एकता के सूत्र में निबद्ध करने वाला है, उस तिरंगे को साक्षी मान करके, उस तिरंगे को सामने रख करके हम सब लोग अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को नियोजित करें, अपने आप को देश के लिए पूरी तरह से देश के विकसित करने के लिए जुट जाने के लिए हम सब लोग प्रेरित हों। इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस बार का ये कार्यक्रम और भी विशिष्ट है क्योंकि आज देश जब वंदे मातरम जैसे अमर गीत, जिसने लाखों लोगों को देश के लिए स्वतंत्रता की बलिवेदी पर कुर्बान होने की प्रेरणा दी थी, हजारों लोग वंदे मातरम इन शब्दों का उच्चारण करते हुए जब देश के प्रति समर्पित हो गए थे, कुर्बान हो गए थे, उन सब को जोड़ने वाले अमर गीत वंदे मातरम का 150वां वर्ष भी मना रहा है। इसलिए वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर के, उन बलिदानियों से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग देश के लिए योगदान करें, देश की युवा शक्ति की ऊर्जा देश को विकसित करने के लिए बने, जुटे। इस दृष्टिकोण से तिरंगा रैली आयोजित की जा रही है। नई पीढ़ी तमाम तरीके से हम देख रहे हैं देश भर में उनके मन में अलग विचार चल रहे हैं। इस समय पर नई पीढ़ी को क्या संदेश आप? मुझे लगता है कि देश की नई पीढ़ी के मन में देश को विकसित करने का जज्बा, जोश और जुनून पुरानी पीढ़ियों की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक है, कहीं बहुत ज़्यादा है, और वो लोग पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में देश को विकसित करने के संकल्प, क्योंकि वो ये जानते हैं कि देश का विकसित होना उनके लिए एक दिव्य अवसर है, क्योंकि उनके रहते ही देश, उनके प्रयासों से, उनके योगदान से देश न केवल विकसित होगा अपितु विकसित देश में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सकेगा। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे 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 मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत
क्या कह रहे हो सर? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम तो इस वक्त मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सब अंदर मौजूद हैं और यहाँ देखिए आर्म फोर्सेस के जवान तिरंगा बांटने आए हैं और ये वो चाइना मेड वाला तिरंगा नहीं है, ये सूती तिरंगा है। यहाँ पर जो का परिकल्पना थी कि सूत से तिरंगा बने, तिरंगा काटने की शुरुआत हुई थी। सर किनको बांट रहे हैं झंडे? ये बच्चों हैं जो स्कूल के कैडेट हैं, उनको दिया जा रहा है स्कूल के जो कैडेट आए हैं सर। तो अपने आप में स्पेशल है ये झंडा सर तो ये वो वाला झंडा नहीं जो चाइनीज हो। इस तरीके से यहाँ अगर आप देखेंगे तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस तिरंगा यात्रा का समापन होना था, वो तिरंगा यात्रा यहाँ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहुंच चुकी है और यहाँ जो राष्ट्रीय स्मारक है हमारा शहीदों को याद करने के लिए सामने वो है, हर कोई उसको नमन करते हुए आगे बढ़ा है। यहाँ पर सभी यहाँ जुटे हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। इस वक्त मेजर ध्यानचंद के स्टैचू के सामने बहुत सारे तिरंगे लहराते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। एक के बाद एक यहाँ हर कोई आ रहा है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंच रहा है और यहाँ सांसद विनोद तावड़े अपनी बाइक रैली के समापन के बाद यहाँ चले आ रहे हैं। विनोद तावड़े जी से बात करने की कोशिश करते हैं। तावड़े जी, एक और तिरंगा यात्रा हम लगातार सालों साल कवर कर पा रहे हैं, अब की बार तिरंगा यात्रा स्पेशल कैसे? खास तौर पर हर चीज को आजकल जेनजी से जोड़ने का ट्रेंड बना हुआ है। नहीं, मुझे लगता है कि देश के युवाओं ने हमको स्वराज्य दिया, अब उसको सुराज्य बनाने का काम भी युवाओं का है और वो बाल है, युवा है, इस स्वराज्य को सुराज्य में करेंगे, ये पक्का है। तो युवाओं के हाथ में बागडोर है, स्वराज्य में करेंगे। एक और सांसद हमारे साथ है। सर किस तरह से देखते हैं, कितने दिनों बाद बाइक चलाई और आज तिरंगा रैली में बाइक चलाने का क्या आनंद? प्रति वर्ष तिरंगा रैली में 5 वर्षों से बाइक चला रहा हूँ और ये पूरे देश को एक संदेश है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी है, उनको हम कभी नहीं भूलना चाहिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2047 में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसको संकल्प को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को ध्यान में रखते हुए देश सेवा का काम प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। आज उसी के लिए है, आज उसी के लिए है। ये वही तिरंगा है जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांधता है और उस एक सूत्र के तौर पर यहाँ पर हाँ ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि अधूरा रह गया तो कोई बात अधूरी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ देखिए आर्म फोर्सेस के जवान यहाँ तिरंगा लहराते हुए आगे निकल रहे हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस रैली का समापन हुआ है और अब जो यहाँ पहुंच रहे हैं वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अपनी रैली का समापन कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से आज केंद्रीय मंत्री, सांसदों को हमने यहाँ तिरंगा लहराते हुए देखा, बाइक चलाते हुए देखा। यहाँ बहुत से ऐसे वृद्ध सांसद थे जो बाइक चलाते हुए नजर आए, तो जरूर वो भी इंस्पिरेशन ले रहे होंगे। और केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, तिरंगा यात्रा क्या स्पेशल? ये देखिए, आज दिल्ली में तिरंगा यात्रा माननीय सांसदगण, माननीय मोदी सरकार के मंत्रीगण और जवानों तक मैंने देखा है कि हाथों में सबके तिरंगा, और तिरंगा जब हाथ में होता है तो तिरंगे की आन बान और शान बढ़ जाती है। और तिरंगा ये रैलियां, तिरंगा ये बाइक रैलियां, तिरंगा यात्राएं 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक चलती है। तिरंगा एक सूत्र में बांधता है, तो क्या संसद में कोई चर्चा हो पाएगी? संसद में चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ तिरंगा तो लहरा रहा है। देखिए, इस तिरंगा के लिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लहराने का काम किया है और तिरंगा एक सूत्र में बांधने का काम भी करता है। और आज केवल छात्रों के हाथ में तिरंगा नहीं है, आज किसानों के हाथ में तिरंगा नहीं है, आज सीमा पर खड़े जवानों के हाथ में तिरंगा है। तो मुझे लगता है कि तिरंगा जब हाथ में होता है तो देश की शान और हमारी बढ़ जाती है। और ये तिरंगा एकता के सूत्र में बांधने वाला भी है और तिरंगा जब हाथ में होता है तो जोश और जुनून और बढ़। युवाओं को क्या कहेंगे? अब की बार युवाओं पे बड़ा फोकस है। युवाओं का फोकस मेरा यही है कि जैन जी हो या देश के 140 करोड़ नागरिक हो, सभी तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए आना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि सारे भेदभाव बड़े मिटेंगे और एकता के सूत्र में बनेंगे। तो तिरंगा जब हाथ में आता है तो उम्र का आंकड़ा नहीं, जोश मायने रखता है और वो जोश यहाँ दिखाई दे रहा है। सांसदों को भी लग रहा है कि देश के लिए हम तिरंगा लहराते हुए बहुत शानदार लग रहे हैं। बाइक पर आए हैं, गाड़ियों से आए, बाइक पर पहुंचे,
सांसद बाइक चला रहे थे, कुछ सांसद पीछे बैठे थे, तो इस तरह की तस्वीरें हैं। और एक बहुत ही खास तस्वीर सामने, मेजर ध्यानचंद के स्टैचू के सामने युवा फोटो खिंचवाते हुए। एक तरफ स्पोर्टिंग आइकॉन ऑफ द इंडिया मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम के ऊपर देश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार दिया जाता है, वो यहां मौजूद हैं और युवा यहां पर बात करते हुए। केंद्रीय मंत्री को हम देख पा रहे हैं यहां पर, मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त यहां मौजूद हैं। और अपने आप में ये खास है कि देखिए लक्ष्मण जी को हम देख पा रहे हैं, सांसद भी हैं, ओबीसी मोर्चा के भी हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी हैं। सर हाथ में तिरंगा, सामने मेजर ध्यानचंद। हाथ में तिरंगा और दिल में जोश और पीछे मेजर ध्यानचंद। मुझे लगता है इससे ज्यादा सुखद संयोग और इससे ज्यादा प्रेरक स्थल नहीं हो सकता। आज की इस तिरंगा यात्रा, तिरंगा वो है जो सबको एक सूत्र में बांध देता है। आज जिसके हाथ में तिरंगा है वही जवान नजर आ रहा है। तो जेनजी के लिए क्या कहेंगे? अब की बार जेनजी को बड़ा अपील किया जा रहा था। इन दिशा पिछले 5 साल से देश की युवा शक्ति देश को विकसित करने के संकल्प के साथ में जुटे नियोजित हो और देश को विकसित करने के लिए जो है अपने आप को नियोजित करे, इस लक्ष्य के साथ में तिरंगा यात्राएं आयोजित की गई थी। और 5 साल से निरंतर उत्साह इसके लिए बढ़ा है और देश भर में इस तिरंगा उत्सव, हर घर तिरंगा, तिरंगा विद सेल्फी विद तिरंगा, सेल्फी विद वंदे मातरम, इन सब के माध्यम से देश में इस भाव को और अधिक परिपुष्ट करने में निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा का विस्फोटन इसके कारण से हुआ है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं इससे अच्छी तस्वीर क्या होगी? पीछे मेजर ध्यानचंद का स्टैचू है, सामने तिरंगा है और आर्म फोर्सेस के वो जवान जो अक्सर मंत्रियों से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं, वो जरूर यहाँ अब उनके साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब हम कह सकते हैं कि इस तिरंगा यात्रा का जो भारत मंडपम से शुरू हुई थी और यहां तक पहुंची, अब समापन हो चुका है। एक संदेश साफ है कि तिरंगा भारत को एक सूत्र में जोड़ता है, ये भेद मिटाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जेनजी और सीनियर लोगों के बीच जो एक मतभेद है कि देश कैसा हो, उसको लेकर मतभेद खत्म होगा और देश। पवन, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई। भारत मंडपम से ये जो सफर शुरू हुआ वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर आकर के खत्म हो चुका है। और इस बीच पवन ने बहुत सारे सांसदों से बात की, केंद्रीय मंत्रियों से बात की। मकसद साफ है, जो वतन से मोहब्बत का जज्बा है वो हर एक दिल में उसी तरह से बना रहे और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जिन्होंने कुर्बानियां दी, लातादाद लोगों ने अपनी जानें दी हैं, तब ये तिरंगा जाकर हमको हासिल हुआ है। और इसीलिए आज हर एक हाथ में तिरंगा है, हर एक घर पर तिरंगा लहरा रहा है और यही कोशिश आज इन सांसदों की दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रही है। और अब रुख झारखंड का करते हैं, जहां परीक्षा में धांधली की चल रही आंदोलन को खत्म करने के लिए सोरेन सरकार ने नई चाल चली है। रांची जिला प्रशासन पर आरोप है कि वो छात्रों के बीच फूट डालने की साजिश रच रहा है। आधी रात को रांची के डीएम पूरे लाल लश्कर के साथ छात्रों से बात करने के लिए पहुंचे और इस दौरान पुलिस के सारे बड़े अफसर भी पहुंच गए। पुलिस के आधी रात को पहुंचने से छात्रों में खलबली मच गई। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि वो छात्रों के लिए किए गए इंतजाम देखने के लिए आए थे, साथ ही छात्रों को बातचीत का न्योता देने आए थे। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि प्रशासन अलग अलग एग्जाम्स वाले छात्रों को पहचान करके उन्हें अलग अलग तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहा है और उनको आंदोलन से हटाने की कोशिश में है। आधी रात को प्रशासन का जब मूवमेंट हुआ तो बीजेपी के स्थानीय नेता भी मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर के लिए माहौल काफी गर्मा गया। बीजेपी आरोप लगा रही कि सीएम के इशारे पर प्रशासन आंदोलन के कर रहे छात्रों को धमकाने में लगा है। सोरेन सरकार की नई चाल, फूट डालो राज करो। हेमंत सरकार का मिडनाइट प्लान, छात्रों को बांटो, आंदोलन तोड़ो।
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कल रात एक बार फिर हलचल तेज हो गई। सबसे पहले अचानक स्ट्रीट लाइट गुल हुई, फिर भारी भरकम फोर्स के साथ डीएम मंजूनाथ भजंत्री प्रकट हुए। उनके पीछे पीछे पुलिस के बड़े अफसर आए। एसएसपी राकेश रंजन और एसपी पारस राणा भी पहुंचे। रात को 12:30 बजे पहले स्ट्रीट लाइट का गुल होना, फिर इतनी बड़ी तादाद में फोर्स के पहुंचने से छात्रों में खौफ भर गया। कानाफूसी होने लगी कि छात्रों को हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। इस बीच आरोप लगा कि डीएम के नेतृत्व में पहुंची जिला प्रशासन की टीम छात्रों में फूट डाल रही है। अलग अलग एग्जाम दे रहे छात्रों की पहचान की जा रही है। छात्रों की हलचल तेज हुई तो जिला प्रशासन बैकफुट पर आया। डीएम साहब छात्रों को ज्ञान देने लगे कि बीमार का इलाज करवाइए, बीमारी क्यों हुई उस पर मत जाइए। तो आप सर अभी 6 महीना करीब होने वाला है जॉब दिए हुए, ना सीआईडी को पकड़ पाया, नहीं हम लोग अगर आप नहीं रद्द कर पा रहे सीबीआई को जांच दे दीजिए। छात्रों ने प्रशासन का पैंतरा भांप लिया, इसलिए वो अड़े रहे। आखिरकार डीसी को कहना पड़ा कि वो छात्रों को फिर बातचीत का न्योता देने आए थे। अरे वो तो क्या कितना बात करिए, अभी सर तो बात किए सर, फिर आप करिए सर। एक मिनट सर, ऐसे बच्चों से मिलने के लिए क्या हटाया जा रहा है बच्चों लोगों को? बच्चों से मिलने के लिए आए थे उनसे कि किसी तरह का कोई समस्या है तो नहीं है, तो बच्चे से मिले। क्या आश्वासन दिया सर आपने? हम लोग अभी आश्वासन कहाँ दे सकते हैं, तो बच्चों से मिलने के लिए आए। सर क्या हटाने की तैयारी है बच्चे से? आप बात करने आए थे बच्चों से बात करने, उनको बताएं कि अगर किसी तरह का कोई भी अगर कंसल्टेशन है, कोई डिस्कस करना चाहते हैं जिला प्रशासन से, वो स्वागत है। और हम लोगों ने बताया कि 24 घंटे हम लोग जिला प्रशासन उपलब्ध है, किसी तरह का कोई सहयोग चाहिए वो मिल सकता है। लेकिन हमारा अनुरोध है कि एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ सभी छात्र लोग भी सोचें और उसी के अनुसार हम लोग भी सहयोग करेंगे। छात्रों से बात करके डीएम तो किसी तरह निकल गए, लेकिन एसपी पारस राणा ये नहीं बता पाए कि छात्रों से बात करने के लिए रात को आने की क्या जरूरत पड़ गई। उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। हम लोग इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी बताने पर मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीजन भी नहीं बता पा रहा है कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमारी टीम आई थी और छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। छात्रों में हलचल बढ़ गई थी। लोगों को ये समझने में मुश्किल हो गई कि आधी रात को इतनी फोर्स क्यों आई। प्रशासन की टीम भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मिली, दूसरे साथियों से भी बात की और जब छात्र नेताओं ने बातचीत का ब्यौरा दिया तो हेमंत सरकार की चाल सामने आ गई। डीसी सर आए थे, एसएसपी सर आए थे, सिटी एसपी पारस राणा सर आए थे और साथ ही थाना प्रभारी थे और भी कुछ लोग थे। पूरा प्रशासन पूरा फोर्स लेके आया था। तो देखिए फोर्स आने का मतलब समझिएगा बात को, जब पूरी टीम आएगी तो बच्चे तो डरेंगे ना। उनको तो ये एंटिसिपेशन होगा कि नहीं हमारी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर हमारा स्टेज खाली कराया सकता है। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि जेपीएससी वाले अलग जाओ, जैसे जेपीएससी वाला तुम्हारा काम तो हो गया, जैसे सुनने में मुझे आया तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ क्यों हो? तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। आप तो मतलब सेग्रीगेशन करना चाहते हो, सेग्रीगेट करना चाहते हो, आप बांटना चाहते हो। अब वही इस बार छात्र नहीं बटेंगे, पूरे झारखंड के छात्र। संसद के मॉनसून सत्र में अब सिर्फ 2 दिन बाकी बचा है, लेकिन आज भी कामकाज के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं। आज की खबर यह है कि सरकार आज एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव पटल पर रख सकती है। इस प्रस्ताव को सरकार के राज्य मंत्री सदन में पेश करेंगे। हालांकि इस बिल को लेकर विपक्ष में फूट पड़ गई है। कांग्रेस जहां इस बिल को पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रही है, तो वहीं टीएमसी, डीएमके और बीजेडी इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजना चाहते हैं।
ये बिल पिछले साल मार्च में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त भी भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। देखो, एफसीआर के बारे में हम तो अपोज करने वाले हैं। एक दूसरी चीज, ऑल पार्टी मीटिंग हम बुला के, जो हमेशा फ्लोर लीडर की मीटिंग होती है, बुला के निर्णय लेंगे कल। ये भैया तुम। बड़ी खबर मुंबई में घाटकोपर से, जहां के कुर्ला रोड के पास चौल के अंदर आधी रात के बाद लैंडस्लाइड की घटना हुई। लैंडस्लाइड के बाद मलबे में फंसे 2 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लैंडस्लाइड तड़के 3:50 के आसपास हुआ। हादसे की खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां पर ये चौल थी जिसके ऊपर ये लैंडस्लाइड का मलबा आकर के गिरा है, वहां तक पहुंचने का रास्ता काफी सकरा था और ऐसे में रेस्क्यू टीम को मौके तक पहुंचने में काफी दिक्कत हुई और इसी वजह से थोड़ी देर भी हुई। जिन लोगों के परिवारों के लोग इस मलबे के नीचे दबे हैं, जाहिर है उन सबका रो रो करके बुरा हाल है। मुंबई के घाटकोपर कुर्ला रोड में अशोक नगर के पास एक लैंडस्लाइड की घटना हुई है। फिलहाल इस वक्त गणेश शिंदे डीसीपी हमारे साथ हैं। सर, क्या सिचुएशन है अभी? अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? रेस्क्यू ऑपरेशन में बीएमसी, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और पुलिस वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और उसमें अभी तक 2 मृतदेह जो है उनको बाहर निकाला गया है। लैंडस्लाइड की घटना में और 3-4 घर जो है वो दबे हुए हैं, लेकिन उसमें 3 या 4 लोग अंदर अटके हुए रहने की आशंका है। इसके लिए आगे का ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन कर रहे हैं। इस आत्मकथा का टाइटल ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स। भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद के बचपन से लेकर राजनीतिक यात्रा का वर्णन इस किताब में है और उनके संघर्ष की कहानी आज इस किताब के जरिए सार्वजनिक होने जा रही है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 5 महिलाओं समेत 6 लोगों की मौत हुई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका इलाज जारी है। वहीं सतवार गांव के पास ये सड़क हादसा हुआ है। और अब बात देश भर में जारी मानसून के कहर की, जहां ज्यादातर राज्यों में हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। निचले इलाके भी पानी में डूब गए हैं और जिस वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये परेशानी अब कम होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज 19 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज 19 राज्यों में तेज से बहुत तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मॉनसून की मार, अगले 48 घंटे होशियार। पहाड़ पर कुदरत का कहर, तबाही का मंजर। जमकर बरस रहे बादल, शहर शहर दलदल। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी का सैलाब दिखेगा। घर, मकान, दुकान सब डूबे हुए हैं और मानसून जानलेवा हो चुका है। शहर शहर आसमानी आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ाई हुई है। तो मौसम विभाग ने आज भी कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक आज 19 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। देश में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है। आईएमडी की माने तो 2 नए लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है।
इस समय मध्य प्रदेश के आसपास और बंगाल की खाड़ी में 2 अलग अलग मौसम सिस्टम सक्रिय हैं। इनके मजबूत होने के बाद मध्य पूर्वी और उत्तर भारत में बारिश बढ़ सकती है, जिसका असर कई राज्यों में दिख सकता है। कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं लगातार हल्के से मध्यम बारिश का दौर चलेगा। एक तरफ देश भर में मानसून तबाही मचा रहा है, बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने परेशानी बढ़ाई हुई है, तो दूसरी ओर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी भुगत रहा है। हादसे की ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां बासनी इंडस्ट्रीज एरिया में सड़क किनारे खुला पड़ा सीवरेज गटर हादसे की वजह बन गया और बाइक सवार 3 लोग अचानक उसमें जा गिरे। जानकारी के मुताबिक कुछ घंटे की बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया, नाले उफान पर आ गए और बाइक सवार 3 लोग गटर में जा गिरे। पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित निकल गए। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद अब नगर निगम की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश हो रही है। भोपाल, सीहोर, डिंडोरी जैसे कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। भोपाल में तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, नदी नाले उफान पर हैं और सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। भोपाल के पास बाबाझीरी पिकनिक स्पॉट पर तेज बारिश के बीच 7 युवक फंस गए, जिसकी सूचना पर मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और सभी को सुरक्षित निकाला गया। दरअसल इलाके में तेज बारिश के बीच पहाड़ों से पानी पिकनिक स्पॉट के चारों ओर भर गया और लोग एक टीले पर फंस गए, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने सभी 7 युवकों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। वहीं उत्तराखंड में लगातार बारिश के बीच तमक नाले का वैली ब्रिज उफनते पानी की चपेट में आकर बह गया था, जिसके बाद ये टीमें रेस्क्यू में जुटी। हालांकि अब इलाके में ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। तमक नाले पर ह्यूम पाइप लगाकर एक वैकल्पिक अस्थायी रास्ता बनाया गया है, जिसके बाद इस रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। वहीं मौके पर प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें तैनात, लापता लोगों की तलाश जारी और युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। तस्वीरें गुरुग्राम की हैं, जहां सड़क पर नाव उतारना निजी कंपनी को भारी पड़ गया। दरअसल बारिश के बाद जब सड़कों पर जलभराव हुआ तो निजी कंपनी ने अपनी नाव उतार दी। नाव चलती देख जलभराव में फंसे लोग भी नाव से घर पहुंचने लगे, जिस मामले पर अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाव को जब्त कर लिया और निजी कंपनी पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। हालांकि कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर नाराजगी जताई और तंज कसा कि नाव चलाने पर हजारों का चालान किया, लेकिन सालों से सड़क पर भरे पानी का जिम्मेदार कौन है? अब खबर मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन से जुड़ी हुई है, जहां कर्नाटक सरकार के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त ने होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग सर्विस करने वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर अब किसी भी होटल और रेस्टोरेंट में स्वच्छता के नियमों की अनदेखी की गई तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। खाद्य कारोबारियों को खराब खाना फेंकना होगा और प्रोडक्ट पर सही लेबल लगाने होंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भोपाल से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग के भेजे गए 3 बड़े ब्रांड के घी के सैंपल्स फेल हो गए। घी में 15 गुना जहरीला लेड मिला, जिसके खिलाफ एक्शन जारी।